जैसे हमें पेट दर्द होता है या कभी सर दर्द होता है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा ले लेते हैं। पर आपका कहना है कि ये सब जो बीमारी है ये माइंड की प्रॉब्लम्स है। हाँ जी, आईबीएस एक फेक डिसीज तो जंक फूड वगैरह से हुआ वो तो हमारे खाने की प्रॉब्लम हो गई, तो रियल डिसीज नहीं हुआ। हमारे न्यूरॉन्स ये बात सुनकर कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, और यहाँ से हम बीमार होना शुरू होते हैं। तो एक बार इसको डिटेल में बताएं कि ये कैसे पॉसिबल होता है। जो हमारे जीन्स हैं वो ब्लैंक पेपर की तरह हैं। आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू, अपनी फीलिंग्स के थ्रू अपने जीन्स को चेंज कर सकते हैं। तो यही चीजें हम अपने आईबीएस के अंदर हम यूज करते हैं। तो माइंड प्रोग्राम करते कैसे हैं? अगर हम किसी भी कमांड को, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको परसीव कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड वो सुपर टूल है जिसके थ्रू अपनी लाइफ को हम जब मर्जी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जो मर्जी हम इससे कर सकते हैं। यही रीजन है कि लोग एडिक्शन में जाते हैं। वो रोज बोलते हैं कि आज से मुझे ड्रिंक नहीं करनी। शाम को 7:30 बजे फिर वहीं पहुंच जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि ये मैसेज उनके सबकॉन्शियस के पास जा चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग कहते हैं मैम अगर मुझे 20 लाख चाहिए, क्या मुझे मिल जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके? तो मेरा आंसर है यस। कैसे? अगर कोई पर्सन अपने सब अगर कोई ऑडियंस को आईबीएस है तो कोई आप टेक्निक बताएं 1-2 मिनट की जो कर सकें और उसमें रिलीफ मिल जाए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट एंड रिलैक्स। फ्यूचर में जब भी कभी आप इन फीलिंग्स को महसूस करेंगे, हमेशा एक कॉन्फिडेंस का अनुभव आप करेंगे। इनको अपनी बॉडी में लॉक करते हुए हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं। आजकल लोगों को अक्सर ब्लोटिंग, पेट में दर्द, सर दर्द, ओसीडी और आईबीएस जैसी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये बहुत कॉमन हो चुकी हैं। लोग इसको ठीक करने के लिए कई सारी दवाई भी लेते हैं, पर दवा एक हद तक काम करती है। कुछ समय बाद वो दवा भी असर करना बंद हो जाती है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम बॉडी की नहीं बल्कि माइंड की ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर हम माइंड को सही तरीके से रिप्रोग्राम कर लें तो ये सब प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम अपने माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करें कि जो हमारी ये सब प्रॉब्लम्स है, ब्लोटिंग वगैरह, आईबीएस की जो प्रॉब्लम है, ये सब दूर कर सके। तो आज की इस पॉडकास्ट में इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि खेरा जी, जो एक माइंड रीडर हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं और काफ़ी क्लाइंट्स के साथ इन्होंने काम किया है। इनको 10 साल का एक्सपीरियंस और आईबीएस जैसी प्रॉब्लम्स पर इन्होंने बहुत डीप रिसर्च की है और इनके पास 100+ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आईबीएस को दूर कर चुके हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसे पर्सन है जो इन सब प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं या आपके आसपास कोई ऐसा है जो ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो ये पॉडकास्ट उनके साथ शेयर करें। तो चलिए हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हाय निधि मैम। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम रियली गुड। आप बताइए, आप मैं भी बढ़िया। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो जैसे आज मैम हम एनएलपी और आईबीएस पर बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हमें पेट दर्द होता है या कभी सर दर्द होता है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा ले लेते हैं। पर आपका कहना है कि ये सब जो बीमारी है ये बॉडी की नहीं जबकि हमारी माइंड की प्रॉब्लम्स है। हाँ जी। तो एक माइंड से ये प्रॉब्लम कैसे रिलेट करती है? देखिए, मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूँ, एनएलपी कोच हूँ। तो अब मेरा सारा काम माइंड के ऊपर रहता है, ठीक है। तो मैं आपको उसी से रिलेट करते हुए समझाती हूँ। हमारे पास हमेशा 2 टाइप्स के डिसीज हैं लाइफ में, और मैं हमेशा ये बोलती हूँ एक रियल डिसीज है हमारी, एक फेक डिसीज है। रियल डिसीज क्या हुई? कोई पर्सन कहीं जा रहा है, वो किसी गड्ढे में गिर गया, किसी ने कार ने उसको हिट कर दिया, उसने कुछ गलत खा लिया और इन्फेक्शन हो गया, बीमार पड़ गया, तो ये तो रियल डिसीज है। यहाँ पे वो मेडिसिन लेगा और ठीक हो जाएगा। बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो ठीक है ना। इसके अलावा हमारे जितने भी डिसीज हैं या डिसऑर्डर्स हैं, वो हमारी सब फेक डिसीज हैं। ये वो डिसीज है जो हमने अपने माइंड से पैदा करती है। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कि हम कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो माइंड से कैसे कनेक्ट है? तो यहाँ पे हम इस तरह से कह सकते हैं इस चीज़ को कि हमारा स्ट्रेस लेवल हो गया एक तो, और एक हम नंबर ऑफ टाइम अगर किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी बार बार यही बोलता है मैं बीमार रहता हूँ हमेशा, मेरी तो तबीयत, चाहे वो किसी से एक्सक्यूज ही लगा रहे कि मैं बीमार रहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा पेट दर्द है, हमेशा ये बहाने हैं उसके पास। तो हमारा माइंड को नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। और जब आप नंबर ऑफ टाइम्स उस सेंटेंस को रिपीट करते हो तो हमारी न्यूरोसाइकी, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे पास न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, एंड वी हैव ऑलमोस्ट 80 बिलियंस न्यूरॉन्स इन आवर माइंड। ठीक है। तो हमारे सभी न्यूरॉन्स जो भी कुछ हम बोलते हैं, हमारे एक एक वर्ड को सुनते हैं और उसी के थ्रू हमारी बॉडी की स्टेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो वो जब नंबर ऑफ टाइम वो उसको बोलता है, हमारी स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और अब हमारे न्यूरॉन्स ये बात सुनकर कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, हमारे लिए उस तरह से हमारा माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ से हम बीमार होना शुरू होते हैं। फिर तो जैसे पेट में दर्द है तो पेट में दर्द तो रियल दर्द हो गया, ये फेक कैसे हो गया और ये माइंड से कैसे रिलेट हो गया? देखिए, पेट में दर्द, एक मैंने कहा ना अभी आपको कि किसी ने कुछ गलत खा लिया और उसको वॉमिट हो गई या इन्फेक्शन हो गया, वो हमारा रियल पेन है। अब आपने कहा कि बाकी
कि वो माइंड से कैसे कनेक्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि समटाइम लोग को कुछ स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण उनको उनको उनके स्टमक में ब्लोटिंग फील होती है। आपने एक नाम सुना होगा IBS। जी, जो आप बहुत कॉमन हाँ, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, ये हर किसी को सुनने में आती है। इसमें लोगों को अक्सर ब्लोटिंग होती है, या बहुत बार हमारा जो एक्चुअली वैसे जो हमारा माइंड और हमारा गट है ना, इन दोनों के बीच एक कनेक्शन है। हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक माइंड है, लेकिन जो हमारा गट है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। अगर यहाँ पे हमारे माइंड में कहीं भी कुछ हमें स्ट्रेस या प्रॉब्लम होती है, सबसे उसका फर्स्ट इम्पैक्ट आता है हमारे गट पे। सबसे पहले अगर आपने कभी अपने फैमिलीज में कुछ अपनी नानी दादी को कभी देखा होगा ना, तो जब भी वो किसी भी टेंशन में आया करते थे ना, कोई भी उन्होंने ऐसी बात सुन ली, कुछ ऐसा सुन लिया, तो वो इंस्टेंटली बार बार वॉशरूम जाया करते थे। आज भी ऐसे लोग करते हैं बहुत बार, क्योंकि हमारा माइंड का कनेक्शन डायरेक्टली हमारे गट से है। कुछ हमारी नर्व सेल्स हैं जो हमारे ब्रेन से सीधी हमारे गट तक जा रही हैं, और वही नर्व सेल हमारे गट से हमारे ब्रेन तक जा रही हैं, तो वो सिग्नल पहुंचाती रहती हैं। जैसे एक वाईफाई है और वाईफाई सब जगह सिग्नल दे रहा है, ऐसे ही हमारा माइंड और गट एक वाईफाई की तरह काम करते हैं एक दूसरे के लिए। 24/7 इनके सिग्नल एक दूसरे को मिलते रहते हैं। तो अगर हमारे पास जब भी यहाँ पे कोई भी माइंड में कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं, मैं आपसे किसी बहुत बड़ी स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत छोटी सी बात लेके चलते हैं कि आज मुझे बहुत सारा टास्क ऑफिस में करने के लिए मैं नहीं कर सकता। सिर्फ एक यही छोटा सा भी स्ट्रेस अगर आ गया, तो अब जितना आप उसको नंबर ऑफ टाइम आप उस चीज़ को सोचते हो या स्ट्रेस को लेते हो, वो थॉट हमारे गट के पास जाता ही जाता है, हर थॉट। और जो हमारा गट में उसका रिएक्शन आएगा, अब वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ब्लोटिंग के फॉर्म में, गैस एसिडिटी के फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ से हमें पेट में ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी वगैरह फील होनी स्टार्ट होती है। ये तो हो गया पेट की बात। तो ऐसी ही सर दर्द की बात आती है, तो जैसे नॉर्मल स्ट्रेस से तो सर दर्द होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम सोकर के उठे और सुबह हेडेक शुरू हो गया, तो वो क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे एक रीजन, ऐसा नहीं है कि कभी कभी हमारी नींद नहीं पूरी हो पाती है, और रात को हम किस मूड से सोए थे, आप जिस थॉट के साथ आप रात को सोए हो, जब आप मॉर्निंग में उठते हो आप देखोगे आपके पास वही थॉट चल रहा होता है। अगर रात को आप किसी स्ट्रेसफुल थॉट के साथ सोए थे, तो जब आप सुबह सो के उठेंगे आप अपने आप को फ्रेश नहीं फील करेंगे बिल्कुल भी। आपके पास एक वही थॉट प्रोसेस या हेडेक आपको रहेगी, कभी भी आप चेक कर लेना। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। या फिर हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं और उसको 2 वीक से ज़्यादा हो चुका है, तब वो हमारा एक सेकंड नेचर बन जाता है बहुत बार, कि मुझे परेशान रहने की हैबिट पड़ चुकी है। अब हम सोते उठते बैठते हर वक्त हमारा माइंड एक डिजीनेस हमारे पास रहती है। माइंड थोड़ा लगता है कि कहीं स्टक हो चुका है, और हमें लगता है कि हम प्रॉपर होश में नहीं है। कल ही एक लड़की ने मेरे से बात करी फ़ोन पे, तो उसने बोला कि मैं 12 बजे सो के उठती हूँ, मतलब वो अच्छी नींद लेती है। 12 बजे सो के उठने के बावजूद भी वो कहती है कि मैम मुझे लगता है कि मैं हर वक्त एक नशे में हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश फील नहीं करती अपने आप को, और मेरा माइंड ना हमेशा कहीं खोया खोया एक भारीपन लगता है, जो एक अच्छी नींद लेने के बाद एक फीलिंग आनी चाहिए वो मेरे पास नहीं आती। हमेशा भारीपन, एक हेडेक मुझे लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इतने टाइम से स्ट्रेस में जी रही है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमास चल रहे हैं जिसकी उसे हैबिट हो चुकी है कई सालों से, और उसको लगता भी नहीं कि मैं इस ट्रॉमा के अंदर हूँ, क्योंकि अब उसको एक हैबिट बना लिया है। अब उसकी रातें, उसकी सुबह ऐसे ही जा रही हैं रोज। लेकिन कभी कभी हमारे माइंड को अवेयरनेस होती है किसी मोमेंट पे कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही है मेरे साथ, तो ये अवेयरनेस भी वहीं होती है लोगों को। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? जैसे आपने बताया कि ये ट्रॉमा हो गया, अब ये ट्रॉमा हमें, जैसे काफी लोगों को रियलाइज नहीं होता कि ये कोई ट्रॉमा है, या उन्हीं के अंदर स्ट्रेस है, उन्हें तो वो नॉर्मल डेली लाइफ लगता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो नॉर्मल हो सकता हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये ट्रीट कैसे होता है? देखिए, क्या होता है कि ना, कितने लोग तो ऐसे जिन्हें मालूम ही नहीं कि वो डिप्रेशन में जी रहे हैं, और क्योंकि वो इतने लंबे समय से डिप्रेशन में हैं, अब वो ये मानते हैं कि यही लाइफ है, लाइफ ऐसी होती है कि हम तो ऐसे ही हैं, तो उनको तो पता ही नहीं चलता। बट आसपास के लोग उन्हें देख के पहचान लेते हैं, और या बाय लक किसी पर्सन को पता चल गया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो वहाँ से अब 2 चीज़ें, या तो हो जाता है मेडिकेशन पे, और मेडिकेशन की भी एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद मेडिसिन उसके ऊपर काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रूल आता है माइंड प्रोग्रामिंग का, अगर वो अपने माइंड को प्रोग्राम करना सीख जाए, माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर ले, तो यहाँ से वो उस एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। क्योंकि जब वो डिप्रेशन में है तो एक प्रोग्रामिंग उसके माइंड की बन चुकी है कि मुझको अब इस तरह से रहना है, ये सिम्टम है उसके। वो लोगों से कटा कटा रहता है, रिजर्व, फिर वो ये भी कहता है कि मेरा नेचर बहुत रिजर्व है। वही पर्सन है जो पहले बहुत जॉली नेचर का हुआ करता रहा,
अब रिजर्व नेचर का हो चुका है, तो ये उसके कुछ सिम्टम हो जाए कि लोगों से बात नहीं करना, जो उसकी एक्टिविटीज उस पर फोकस नहीं करना, उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, ये सब सिम्टम हो गए हमारे, ठीक है ना। अब माइंड प्रोग्रामिंग क्या होती है वो हम समझ लेते हैं एक बार कि देखिए, एक है कॉन्शियस माइंड हमारे पास और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास माइंड तो बस एक ही है और कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, स्टेम ब्रेन, हमारा ग्रे ब्रेन, ये सब हमारा माइंड के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने माइंड के दो प्रोसेस की, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड की। अब कॉन्शियस माइंड क्या है, इसकी पावर है ओनली 5%। यानी हम जब भी लॉजिक यूज करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और मेरे लिए आज ये खाना ठीक रहेगा, आज मुझे स्टमक में पेन है, मुझे ना बहुत लाइट फूड खाना है, तो मैंने लॉजिक यूज किया। मैं आपसे कहूँगी अभी मेरे को अपने फ़ोन का पासवर्ड बताओ, तो आप लॉजिक यूज करोगे, मैं क्यों दूँ अपना पासवर्ड। तो हमारा जो ये लॉजिकल माइंड है ये सिर्फ हमारे डिसीजन मेकिंग में और हमारी तर्क वितर्क में काम आता है, फिर इसकी पावर है 5%। इसके बियॉन्ड हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी पावर है पूरी 95%। अब इसका काम क्या है, हमारे जितने भी इमोशंस हैं, हमारी सारी फीलिंग्स, हमारी हैबिट्स, हमारे बिलीफ, इवन हम कब, इवन हमारे पूर्व जन्म की मेमोरीज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। मतलब पास्ट लाइफ में हम क्या थे, कब हाँ, जन्म हुआ हमारा, ये वो सब मेमोरीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। हिंदी में हम इसको कहते हैं अवचेतन मन। अब इसका रोल, इसी काम कैसे करता है, इसका नेचर क्या है। सबकॉन्शियस माइंड का एक नेचर है कि ये सही और गलत में क्या डिफरेंस है नहीं जानता, क्या रियल है क्या फेक है इसको नहीं पता, व्हाट्स गुड और बैड इसको नहीं पता। और इसका एक नेचर और भी है कि इसके पास जो भी कमांड एक बार चले जाएगी, जो भी सजेशन आपने एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया, तो ये बिना कुछ सोचे अब उसको पूरा करने में लग जाएगा। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना कि किसी को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। तो ये काम सबकॉन्शियस माइंड का है। एक बार जो मैसेज इसके पास चला गया, अब इसे कुछ नहीं पता, अब वो नेगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो, कैसा भी है, ये उस काम को पूरा करेगा आपके लिए। और हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये ना इमोशंस का माइंड है, हमारे इमोशंस को पिक करता है, हमारी फीलिंग्स को। तो आज इसके पास जितनी भी मेमोरीज हैं वो फीलिंग्स के फॉर्म में है। कभी आपके पास लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट रहे होंगे जहाँ आपने बहुत एंजॉय किया था लाइफ को, वो फीलिंग्स आपसे बात करूँ अभी तो निकल के आ जाएंगे आपके पास। वो कहाँ पर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो कुछ फीलिंग ऐसी होगी जो हम भूल चुके हैं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यस, वो सबकॉन्शियस के पास है। तो हमारे जो बचपन से अभी तक जो हुआ, अगर हम कोई देखना चाहे तो सबकॉन्शियस माइंड में हाँ फिट रहता है। बिल्कुल, इवन पूर्व जन्म भी, Okay. ठीक है, वो सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास रहती हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड को तो ये अच्छा, ये हमसे कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकता। इसको नहीं पता कि अगर इसको कोई भी पर्सन कोई नेगेटिव कमांड देगा तो इसको उससे आर्गुमेंट करना नहीं आता कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। यही रीजन है कि लोग एडिक्शन में जाते हैं। वो रोज बोलते हैं कि आज से मुझे ड्रिंक नहीं करनी, शाम को 7:30 बजे फिर वहीं पहुंच जाते हैं, अब चाहे कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि ये मैसेज उनके सबकॉन्शियस के पास जा चुका है। अब आप समझो, कॉन्शियसली वो चाहते हैं कि हमें ये सब चीजें नहीं करनी, लेकिन सबकॉन्शियस के पास मैसेज चला गया, कमांड, अब वो उसको काम को करेगा। अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में क्रिटिकल माइंड है। तो अगर जिसकी मैंने बात करी कि आपसे माइंड के रीप्रोग्रामिंग की, वो हम कैसे करते हैं कि जब हम कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा साइड कर दें, शांत कर दें इसको, तो क्रिटिकल माइंड बाईपास हो जाता है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, वो फ्रंट सीट पे आ जाता है। उस वक्त आप जो कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे, आपका माइंड उस तरह से प्रोग्राम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी हमेशा डिप्रेशन में रहता है, ठीक है, उसको ये मालूम है कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मेरे डिप्रेशन के कारण ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो डिप्रेशन में अपना जॉब छोड़ देते हैं, अपना लाइफ से उन्हें कोई मतलब नहीं है, अपना बिजनेस तक वो खत्म कर चुके हैं पूरा, क्योंकि वो इतना सीवियर डिप्रेशन में रहते हैं, हर वक्त एक अपने अलग ही हिप्नोटिक स्टेट में रहते हैं, अपनी अलग ही दुनिया में वो रहते हैं। तो अब अगर उन्हें यह एहसास तो हो गया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन अब वो कॉन्शियसली चाहते हैं मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन उनके पास वो माइंड नहीं है, वो पावर नहीं है उनके माइंड के पास कि जहाँ से वो अपने आप को उससे ओवरकम कर सकें। यहाँ पे कॉन्शियसली वो चाहते हैं ठीक हो जाऊं, लेकिन सबकॉन्शियस में पैटर्न फिक्स हो गए, क्योंकि अब जब हम किसी भी काम को नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं, वो पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास फिक्स हो जाता है, चला जाता है। तो माइंड उसको पिक कर लेता है कि ये काम, ये पर्सन इस काम को डेली बेसिस पे करता है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो सबकॉन्शियस उसको अपने पास सेव कर लेता है, ठीक है। अब वो उसी को फॉलो करता है। अब एक आदमी डिप्रेशन में है और वो चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन वो इतना कुछ कोशिश करता है, वो ठीक नहीं हो पाता, मेडिसिन सब उसके ऊपर काम नहीं कर रही। अब वो क्या कर सकता है? यहाँ पे उसको जरूरत है उसके माइंड को रीप्रोग्राम करने की, कि अगर अब वो अपनी माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेजेस देना स्टार्ट कर दे जो वो चाहता है, जो उसके डिप्रेशन से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो वो मैसेज जब वहाँ तक पहुँच जाएगा, वहाँ से उसके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वो धीरे धीरे अपने इस डिप्रेशन से बाहर आकर अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकता है, जो चाहता है वो उसको कर सकता है। तो ये आपने बताया जैसे कि माइंड प्रोग्रामिंग कर ले, तो ये माइंड प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं? देखिए, माइंड सबकॉन्शियस की जो माइंड प्रोग्रामिंग है, इसके टेक्निक होती है उसकी बहुत सारी, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके साथ में शेयर करूंगी जो लोगों को पता होनी चाहिए, कि अगर हम किसी भी कमांड को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं, रिपीटेशन रिपीटेशन एंड रिपीटेशन, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको परसीव कर लेता है उसको, क्योंकि सबकॉन्शियस को नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, माइंड को नहीं पता। तो जब हम किसी बात को रिपीट करेंगे वो उसी को सच मानता है। तो जैसे मान ले किसी का सर दर्द हो रहा है अगर, तो अगर वो बार बार रिपीट करे कि मेरा सर दर्द नहीं हो रहा, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा, तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं ये सेंटेंस ही गलत है। ओके, क्या ठीक बोलना है ना? चाहिए फिर इसकी जगह? इसकी जगह हमें ये बोलना चाहिए कि मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ, आई एम टोटली रिलैक्स्ड, या मेरा माइंड एकदम शांत है। ये जब हम इसको रिपीट करेंगे तो माइंड के पास वो मैसेज जाना स्टार्ट होगा। मतलब हम क्या वर्डिंग बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो जब आपने कहा कि मेरा सर दर्द नहीं हो रहा, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, तो अब समझो माइंड कैसे काम करते हैं हमारा। आपने कहा मेरा, अपने आप को देख लिया अभय को, मेरा सिर, अपना सर के पिक्चर आपके पास आ गई। आपने कहा मेरा सिर दर्द, आपने अपने आप को दर्द में भी देख लिया, जब आपको हेडेक होती है आप ऐसे करते हो, कैसे करते हो, पेन में भी देख लिया, नहीं हो रहा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे माइंड के पास नहीं की कोई पिक्चर ही नहीं है, उस नहीं का मीन्स डिलीट कर देगा उसको। अब बचा क्या कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो अब आप तो मैं क्लास का वही बोल रहे हैं इस तरीके जी, अब आप जब उसको बोलोगे नंबर ऑफ टाइम, तो आप चाह तो आप रहे हो कि ठीक हो जाओ, पर वो ठीक नहीं होगा, वो और ज्यादा आपको पेन दे रहेगा, क्योंकि आप उसी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो फिर। तो आपको क्या बोलना है, आपकी कम्युनिकेशन क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो एक तो नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन, दूसरा हमारा माइंड 3 तरह की लैंग्वेज को फॉलो करता है। नंबर 1 कमांड्स, जो हमने बात करी रिपीटेशन की, ऑडियो। नंबर 2 हमारे माइंड के पिक्चर्स, वी हैव पिक्चर माइंड। अभी मैं आपसे कहती हूँ अभी कि कुछ लोग कहते हैं मैम हमारे पास तो पिक्चर नहीं बनती, हम तो इमेजिनेशन नहीं कर पाते। तो ऐसा हो नहीं सकता, कभी भी होता नहीं, क्योंकि हमारे पास पिक्चर्स हमेशा होती हैं। मैं आपसे पूछती हूँ फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम या वनीला आइसक्रीम, पिक्चर आ गई सामने। मैंने आपसे कहा आपके छोले भटूरे, पिक्चर आ गई सामने। और अब मैं आपसे कहती हूँ कि अभी आपके ना घर के बाहर एक एलिफेंट है, और उस एलिफेंट के ऊपर ना 2 कैट बैठ के आपस में लूडो खेल रही हैं, और आप प्लीज उनको बिल्कुल भी मत देखना। लेकिन आपने देख लिया, पिक्चर आ गई, और मैंने कहा था मत देखना, आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन आपने देख लिया। क्योंकि मैं कितना भी मना करूं, जैसी मैं बोलूंगी इंस्टेंट पिक्चर बनते चले जाएगी माइंड के पास। सो हमारा माइंड पिक्चर माइंड है। एंड नंबर 3 फीलिंग्स, फीलिंग्स आर द रियल लर्निंग। आज दुनिया के जितनी भी फीलिंग्स है ना, वो कहाँ होती है? माइंड में, हमारी मसल्स में। माइंड में कोई फीलिंग नहीं होती है, माइंड में सिर्फ थॉट्स होते हैं। जितनी भी फीलिंग्स है हमारी मसल्स के लिए बनाई गई है। आप सोचिए कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई किसी भी चीज को लेके पेन में, एंजाइटी बन गई सपोज, किसी को एंजाइटी, बहुत कॉमन चीज है एंजाइटी बनती है। अब वो इंसान परेशान क्यों है? क्योंकि एंजाइटी की फीलिंग्स उसकी मसल्स में आ चुकी है। जब जब एंजाइटी बनती है, बीपी हाई हो जाता है, बहुतों का बीपी लो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि घबराहट है, बेचैनी, हाथ पैर उनके उसके शिवरिंग करते हैं, हाथ पैर शिवरिंग करते हैं, वाइब्रेशंस फील होती है, उसको लगता है कि मेरा सर जोर जोर से घूम रहा है, स्टमक में कुछ गोल गोल घूम रहा है, सब चक्कर आते हैं। सारी फीलिंग्स कहाँ पे है? हमारी मसल्स में, हमारी बॉडी में चल रही है ना सब कुछ। तो लेकिन सिग्नल शायद ब्रेन से आ रहा है ना तब तो। एग्जैक्टली, सिग्नल ब्रेन से आ रहा है। आप जो भी कुछ हमारे माइंड में चल रहा है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका इम्पैक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे आएगा ही आएगा। यानी जब जब भी हमारी बायोलॉजी खराब होगी, हमारी साइकोलॉजी खराब होगी, तो हमारी फिजियोलॉजी पे उसका इम्पैक्ट आना ही आना है, ये आप मान के चलिए। तो सारी फीलिंग्स हमारी मसल्स में है। तो अब हमारे पास 3 चीजें रही, कमांड, पिक्चर, क्योंकि हम पिक्चर माइंड है हमारा, और 3rd हमारी फीलिंग्स। ये 3 चीजें हैं।
अगर हम अपने इन 3 चीज़ों को चेंज कर लें तो हम अपने माइंड को बहुत इजीली रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा और बहुत बार प्रोग्रामिंग ऐसे भी होती है कि हमने कुछ नहीं किया और माइंड अपने आप प्रोग्राम हो गया। अपने आप कैसे हो सकता है? अपने आप ऐसे हो गया, फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा कॉन्शियस माइंड कहीं बिजी है, कॉन्शियस माइंड किसी भी काम में बिजी है, और क्योंकि कॉन्शियस वहाँ बिजी हो गया, जब कॉन्शियस माइंड एंगेज होता है, बिजी होता है, उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड के गेट्स ओपन हो जाते हैं। ओके। और उस टाइम पे हम कोई भी कमांड अपने माइंड को देते हैं, वो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। कैसे? एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अब मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है, ये लास्ट वीक की बात है। तो लास्ट वीक से वो मुझे क्या कह रही है कि ना मैम, मैं जैसे ही छोले खाती हूँ, मेरे छोले मेरे फेवरेट हैं, और छोले खाते ही ना मुझे इंस्टेंटली मुझे ब्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, छोले खाते ही। और वो छोले बचपन से खाते आ रही है। और फिर हमारा सेशन चला, हमने बात करी, आपस में बात हुई, तो उसने मुझे क्या बताया कि वो अपने ऑफिस में कंप्यूटर पे काम कर रही है, ठीक है, काम चल रहा है, वो पूरा काम में बिजी है, लेकिन साथ में 2 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं आपस में। और उसका वो सिर्फ उसकी बातों को, उनकी बातों को सुन रही है, उसका माइंड पूरा अपने काम में बिजी है। उसने मुझे ये बोला, मैम मैं तो बहुत आराम से अपना काम कर रही थी, साथ में 2 लोग ऐसे बात कर रहे थे कि ना कि छोलों के अंदर ना बहुत ज़्यादा एसिड होता है, और छोले खाते ही पेट में ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने वो सुन लिया उस वक्त। उस टाइम उसका कॉन्शियस माइंड एंगेज था, और वो कमांड चलेगी सबकॉन्शियस माइंड के पास। तो लेकिन जब हम फोकस होकर किसी चीज में काम करते हैं तो हम आसपास क्या चल रहा है वो माइंड में आता ही नहीं। देखो, माइंड में मेरे को नहीं ध्यान आता, नहीं जाता लेकिन। लेकिन हमारी सेंसेस तो सुनती है, हम्म। सुन रही होती है अच्छा। सेंसेस तो। हाँ। तो हमारे कानों से समटाइम्स वो हमारे सबकॉन्शियस में चले जाता है। तो इस तरह कमांड हमारे समटाइम्स ना चाहते हुए सबकॉन्शियस के पास चली जाती है कमांड। तो कुछ अच्छी कमांड भी होगी तो इस तरीके से तो बिल्कुल रिवर्टिंग जाती हो है, जाएगी। बिल्कुल जाती है। बहुत बार अच्छी कमांड्स भी जाती है हमारे पास, कि अगर हम कहीं बिजी हैं, हमने कुछ अच्छा सुन लिया पीछे से कि पैसा कमाना तो बहुत ही आसान है, हम्म। हेल्दी रहना तो बहुत ही ईजी है, तो वो कमांड भी हमारे माइंड के पास जाती है। जब हम अच्छे मूड में बैठ के अपना काम कर रहे हैं और हम पीछे से कोई अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी माइंड के अंदर, और माइंड उसको भी फॉलो करेगा। तो मतलब जो लोग कहते हैं कि अच्छी जगह बैठ के काम करो, अच्छी संगत बनाओ, तो वो इसलिए बोलते हैं कि बिल्कुल। आप भले ही फोकस होकर काम कर रहे हैं, अगर अच्छी जगह होंगे तो कुछ अच्छी बातें होंगी तो आपके माइंड में जाए, शायद आप प्रोग्राम हो जाए आपका हाँ माइंड। बिल्कुल, इस तरह से माइंड हमारा प्रोग्राम होता है। आज पहली बार ये डिटेल में बात समझ में आ रही है मेरे को कि ऐसा क्यों बोला जा रहा था। हाँ जी बिल्कुल। आपको बताती हूँ प्रोग्रामिंग। देखिए, एक बार मेरे पास एक भाई बहन आते हैं, ठीक है, तो जो बहन है, बहन की हाइट तो बहुत लंबी हो गई, और जो भाई है उसकी हाइट बहुत कम थी। अब उस लड़के को मॉडलिंग करनी थी, उसका ये ड्रीम था कि मुझे एक मॉडल बनना है, बट अपनी हाइट की वजह से वो मॉडलिंग नहीं कर पाया। अब वो आके किसी और कारण से वो आए थे, ऐसी बातें चल रही हैं हमारी, तो उसने बताया कि मुझे कि मेरे घर में ना सब बहुत लंबे हैं और मेरी हाइट बहुत कम रह गई। मैंने कहा, आपकी हाइट ऐसे कैसे कम रह गई? तो उसने मुझे क्या बोला कि मेरी जो दादी है ना, वो बचपन से ही मेरे को इस तरह से बोला करती थी कि मजाक में ना, कि मैं हमेशा कहता रहा कि मुझे लंबा होना है, मुझे बहुत हाइट चाहिए। तो मेरी दादी मुझे हमेशा ये बोलती थी, तेरी हाइट तो बढ़ेगी नहीं कभी, तू हमेशा इतना ही रहेगा, तू हमेशा छोटा ही रहेगा। और वो उसी बात को सच मान के आगे बढ़ता रहा, और बहुत सीरियस लिया करता रहा, उसको लेके वो दुखी भी रहता रहा हमेशा। और वो कह रहा कि मैंने इतनी बार उन बातों को सुना, और इतना उसको मैंने फील कर लिया, जहाँ मैंने बात करी थी फीलिंग की आपके साथ, कि मैंने उसको इतना फील कर लिया कि मेरी बहन की हाइट तो अच्छी खासी है, लेकिन मेरी हाइट कम रह गई। तो ऐसे ही हमारा माइंड चीज़ों को सुनकर, जिस चीज़ को हम सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसी को माइंड हमारा सच मान लेता है, और वो हमारे लिए हमारी सच्चाई बन जाती है फिर। तो जैसे लोग आजकल मतलब मजाक मजाक में बोलते हैं कि छोटू, जैसे मोटू, ऐसे नाम रख देते हैं लोग, तो क्या वो सच में हो जाता है? हाँ देखिए, हम जो भी हम ये चिट चैट करते रहते हैं, फालतू की बकवास जो हम करते हैं बहुत बार मजाक में अपने लिए या औरों के लिए, हमारे न्यूरॉन्स हर बातों को सुनते हैं, हर चीज़ को सुनते हैं। उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे कहीं ना कहीं, हमारे माइंड बॉडी पे किसी ना किसी फॉर्म में आता ही आता है। इसलिए कहते हैं कि मजाक में भी हमें अपने लिए या किसी के लिए भी कभी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। आपने वो वर्ड सुना होगा ना कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि दिन में एक बार आपकी जुबान पे सरस्वती बैठती जी। है। तो वो सरस्वती एक्चुअली देखो, असलियत में वो आके बैठती नहीं बैठती, वो तो कभी नहीं देखा किसी ने, लेकिन हमारे न्यूरॉन्स उन बातों को सुन के, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस कामों को सुन के सच पूरा कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से वो सरस्वती आके बैठ जाती है।
दिमाग। तो मैं वापस आईबीएस पे आते हैं। हाँ तो जी। जैसे आप आईबीएस के बारे में बता रही थी कि आईबीएस माइंड से रिलेट होता है और ब्लोटिंग वगैरह ये सब आईबीएस के कारण होती है। तो एक बार इसको डिटेल में बताएं कि ये कैसे पॉसिबल होता है। देखिए आईबीएस क्या है कि ना, इसका फुल फॉर्म है इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। जी। ठीक है, यानी कि लोगों को अब ये मालूम है कि आईबीएस हमारे पेट की बीमारी है, ये सब जानते हैं। पेट की बीमारी क्यों है? क्योंकि इसका अब जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनका गट खराब हो चुका है, इस कारण ही पेट की बीमारी है। और अब वो अपना पूरा फोकस कहाँ लगा रहे हैं? अपने पेट को ठीक करने पे। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इसके अंदर। अगर किसी को भी आईबीएस है और वो चाहता है कि मेरा आईबीएस ठीक हो जाए, तो ठीक है, गट पे तो काम करना ही है, लेकिन गट के साथ साथ उसको अपने माइंड के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि उसका गट कब खराब हुआ है? जब उसका दिमाग खराब हुआ है। तो आईबीएस में बेसिकली क्या होता है, देखो पहले हम जानते हैं आईबीएस होता क्यों है ऐसे ही, फिर हम उसके सिम्टम पे आएंगे। देखिए आईबीएस, हमारा आईबीएस का एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि हमारा स्ट्रेस, सबसे पहले तो स्ट्रेस। जो लोग बहुत लंबे समय तक एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और वो अपनी एंजाइटी को, डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसके बाद उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाती है, ओसीडी उनके पास आ जाती है, और वहां से आईबीएस ट्रिगर हो जाता है उनका। क्योंकि वो इतने लंबे समय से स्ट्रेस में जी रहे हैं, उनका स्टमक, उनका डाइजेशन खराब हो गया, यानी उनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया ना, गट जो अपना काम करता है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा अब, तो उनको ये हो जाती है। इसके अलावा अब ऐसे लोग भी हैं, आप देखेंगे अब है कि जिनको कोई भी स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो बहुत एक अच्छे सोसाइटी की क्रीम है, वो कोई लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, अच्छी फैमिली, अच्छा पैसा, सब कुछ है, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल बहुत खराब है। यानी बहुत जंक खाते हैं, एक्सेस में जंक खाते हैं, और इसमें बहुत यंग यंग लड़के हैं, जो हमारा यूथ है, और जो 20 आप ले लो, इसमें आप 22 से लेके 30 साल तक के लोग तो बहुत आ रहे हैं आईबीएस के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका जो जंक फूड है, जो हमारा स्ट्रीट फूड हो गया, मोमोज है या जितना भी ऑयली फूड है, उनका डेली बेसिस पे वो चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ से भी उनका उनका डाइजेशन खराब जब होना शुरू होता है यहाँ से, और उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आईबीएस आता है, हो जाता है। आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया तो वहाँ पे आईबीएस होता है। कुछ लोगों को पास के ट्रॉमा होते हैं कि सब कुछ तो अभी सब कुछ ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से, जिनके घर में पेरेंट्स के बीच में हमेशा फाइटिंग रहती है और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वो धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। उसके बाद बड़े होने के बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं होती, उनका नेचर में आ गया है चीज़, वहाँ से उनको आईबीएस आता है। अब वो हमेशा, उनका नेचर में क्या आ गया, हमेशा स्ट्रेस में रहना, हमेशा वो एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में डर डर के रहते हैं, यहाँ से उनका आईबीएस ट्रिगर होता है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिनके कारण आईबीएस आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है जिसको कि कुछ रीजन तो हम जानते भी नहीं जो कि। तो आईबीएस एक रियल बीमारी है या आपने फेक डिसीज है, क्या है ये? देखिए आईबीएस एक फेक डिसीज है, क्योंकि ये, मैंने कहा रियल डिसीज तो नहीं है। जंक फूड वगैरह से हुआ वो तो हमारे डाइजेशन, मतलब खाने की प्रॉब्लम हो गई, तो ये तो रियल डिसीज नहीं हो गई। नहीं, देखिए इसके अंदर क्या था, हमारा जब हमारा डाइजेशन खराब, देखो बहुत बार अगर हमारा माइंड इसके लिए प्रोग्राम है कि आप कुछ भी खाओगे, मेरा डाइजेशन क्या है कि मैं कुछ भी खाऊंगी तो मेरे को सब कुछ डाइजेस्ट होगा, मेरे पास अगर ये बिलीफ है। लेकिन जब जब हम जंक खाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बहुत बार मना करते हैं, और जो इंसान जंक खाता है उसको अच्छे से ये मालूम होता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे गट के लिए है, यहाँ पे उसका बिलीफ काम करता है उसके लिए। मतलब मैंने भी जैसे देखा है कई लोग कितना भी जंक खा ले कुछ नहीं होता उन्हें। हाँ, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग कितना भी जंक खाते हैं, अंदर से उनको ये मालूम है, सबको पता होता है कि हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। अगर आपने उसको, देखो एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, कि अगर आप, ऐसा नहीं कि कभी खाना नहीं चाहिए हमें, आप 1 इन अ मंथ आप खाते हैं, 15 डेज में कभी आपने खा लिया तो बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। बट जब आप डेली बेसिस पे आपका बहुत फ्रिक्वेंटली होता है तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। और मेरे पास कहाँ से, कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो जो बताते हैं अपनी हिस्ट्री कि मैम 11th क्लास से मैंने प्रॉपर जंक स्टार्ट कर दिया था। मैं घर में, लड़के मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैम 11th क्लास के बाद से ना मैं घर में खाना नहीं खाता रहा, मैं हमेशा बाहर के ही खाता रहा, चाप रोल खा रहा हूँ या कोई जंक खा रहा हूँ, मोमोज खा रहा हूँ या इस तरह कुछ फ्राइड चीज़ें जो भी होता है, तो मैं वो खाता रहा। उसके बाद से धीरे धीरे मैंने देखा मेरा डाइजेशन खराब होना शुरू हो गया। क्योंकि देखो आपके लाइफ में स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं रहता है किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो स्टडी का हो, आपके करियर का हो या फैमिली का हो, कहीं ना कहीं रहेगा। एक स्टूडेंट भी, उसकी भी अपने अलग स्ट्रेस चल रहे हैं, उसका एक अलग ट्रॉमा है लाइफ का, उसका तो और ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो रहता है। अब जब जब आपका
आप ये चीज़ें इंटेक कर रहे हो, आपका डाइजेशन वहाँ पे वीक पड़ेगा ही पड़ेगा, और ऐसे में आपका स्ट्रेस आपके ऊपर हावी होगा, आपको आईबीएस ट्रिगर ही करेगा फिर वहाँ पे। तो ये वो बच्चे हैं जो 11th क्लास से खा रहे हैं, अब आईबीएस हो गया तब भी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। आपने नाम सुना होगा अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके बाद वहां तक बात पहुंच जाती है, अल्सर तक। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी में आईबीएस एंटर कर जाता है। अब अगर लोग ये सोचते हैं कि जिनको आईबीएस हो गया, वो अगर ये सोचते हैं कि अच्छा तो अब से ना हम अच्छा फूड लेंगे, और हम जो जिनको स्ट्रेस के कारण हुआ है कि अब से हम खुश रहेंगे, अच्छी बात है, तो लेकिन वो फीलिंग्स तो बॉडी में आ चुकी। ये तो वही बात हो गई कि आप जैसे कोई किसी को कहीं जा रहा है, किसी गड्ढे में गिर गया और उसको चोट लग गई, लेकिन वो कहता है कि मैं अब ध्यान से चला करूंगा, अच्छी बात है, लेकिन जो वो प्रॉब्लम उसको आ चुकी है उसको तो उसे हील करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक ऐसे ही आईबीएस में आप कितना भी आप खुश रहने की कोशिश कर लो, वो पर्सन रह ही नहीं पाता, क्योंकि उसका स्टमक इतना डिस्टर्ब हो चुका होता है। इस कारण प्रॉब्लम कहाँ आती है उसको हमेशा, या तो अब जो उसमें उसके जो गट के जो बॉल मूवमेंट है ना, कभी तो वो बहुत फास्ट हो जाएंगे तो उसको लूज मोशन आएंगे, कभी वो बहुत स्लो हो जाएंगे तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कभी उसको ब्लोटिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हमेशा रहेगी, वॉमिटिंग की फीलिंग उसको आएगी, गैस उसको बनेगी। और वो ना हर वक्त मैं देखती हूँ लोगों को ना हमेशा डर में रहते हैं कि खाना खाना चाहते हैं, वो खा नहीं पाते कि कहीं मुझे कुछ पेट में मेरे को पेन ना हो जाए या मुझे गैस ना बन जाए। कुछ लोग तो बिल्कुल खाना छोड़ ही देते हैं। अब कुछ लोगों को भूख लगती है बहुत ज़्यादा, पर वो उन्हें इतना डर लगता है कि वो कुछ खा नहीं पाते क्योंकि उन्हें आईबीएस है। और यही नहीं, ये तो हो गया खाली बात कर खाने की नहीं है यहाँ तक, इससे भी हम आगे की बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे स्टमक की बात, गट हमारा खराब हो गया। आगे जानते हैं क्या होता है, जब वो रेगुलर आईबीएस में रहता है कोई भी पर्सन, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। मैंने लोगों को देखा है, एक क्लाइंट है मेरी, वो एक नहीं बहुत क्लाइंट ऐसे बोलते हैं जब आप वो आईबीएस के अंदर है, मैम जो हमारा अंदर कॉन्फिडेंस था अब वो नहीं रहा। इसका कॉन्फिडेंस से क्या रिलेशन है? देखो, आप हमेशा एक फेयर में रहते हो, हर वक्त आप, अब जब आप आईबीएस में हो आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में हो, ठीक है। फाइट फ्लाइट मोड हमारी बॉडी का वो मोड हो गया कि जब आपकी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आपकी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने में लग गई। फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी कहीं जा रहा है, उसके पीछे एक काला कुत्ता पड़ा हुआ है और उसको पता है कि तुम मुझे काट लेगा, वो अपनी जान बचा के भाग रहा है वहां से, ठीक है, वो बचा के भाग रहा है। अब उसका फोकस कहाँ है, अपनी जान को बचाने में। अब अगर ऐसे में उसको कोई इंटरव्यू देना हो, कोई कॉल पिक करेगा, वो नहीं करेगा। उसके पास कोई कॉल आ जाए, कुछ और जरूरी काम हो, क्या वो कुछ कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी कहाँ लग गई, अपने आप को सेव करने में। तो जब आईबीएस है, वो इस इंसान का पूरा फोकस सिर्फ अपने आप को ठीक करने में लग रहा था कि अब मैं ये खा लूं, अब मेरा पेट तो ठीक है, अब मुझे ये खाने के बाद वो अपने आप को चेक करता रहता है, मुझे घबराहट तो नहीं हो रही। अब ये सिम्टम धीरे धीरे उसकी साइकोलॉजी को खराब कर देते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। एक आदमी जो पहले 10 लोगों के सामने खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंस से बात किया करता रहा, अब उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो कहता है मैम मैं बात नहीं कर सकता अब। वो सोचता है मैं लोगों से बात करूं, फटाफट निकलूं और घर पहुंच जाऊं। मैंने ऐसा भी देखा लोगों को जिनको आईबीएस है, अब वो अंडर पार्किंग में नहीं जा सकते, बेसमेंट में खड़े होने में घबराहट उनको लगती है, लोगों से बहुत ज़्यादा देर तक वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स को वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, या अपनी पूरी परफॉर्मेंस पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी आईबीएस के कारण इफेक्ट करती है। तो आईबीएस एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। हाँ, ये आपकी पूरी लाइफ को खराब कर देता है एक्चुअली। अब मेरा एक क्लाइंट था, ये था उससे मुंबई से, उसको आईबीएस था और अब उसकी मैरिज फिक्स हो चुकी थी, और अब वो ये चाहता है कि उससे पहले पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। वो कह रहा मैम मेरी मैरिज है और अभी तक मैं अपनी मैरिज की कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, वो एक्साइटमेंट नहीं। पूरा फोकस कहाँ चला गया, आईबीएस को कंट्रोल करने में। वो एक कंपनी में जॉब करता है और एक इतनी अच्छी कंपनी में वो जॉब करता है कि जहाँ उसको पास चांस है, ऑफर है ऐसे कि वो बहुत अच्छा इंसेंटिव भी अर्न कर सकता है, लेकिन वो उस जोन में नहीं आ पा रहा कि वो काम पे फोकस कर सके। वो कहता है मैम मुझे आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा जो काम करने का स्टेमिना है मैं उसको इंक्रीज कर सकूं, क्योंकि आईबीएस की वजह से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो आपकी पूरी लाइफ को उसने डिस्टर्ब कर दिया। और अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपने स्टमक पे फोकस कर रहे हैं, यानी अपनी डाइट पे, स्टमक पे भी नहीं कर रहे वो फोकस, वो क्योंकि गट बीमारी प्रॉब्लम तो गट और माइंड की है ना, ये माइंड गट का,
वो फोकस सिर्फ अपने खाने पीने पे कर रहे हैं, दवा भी लेने लगते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं वो इसके लिए, और उनके ऊपर मेडिसिन भी अब एक टाइम के बाद काम नहीं करती है। तो अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा अब है, हमारा माइंड और गट दोनों खराब हो चुके हैं। पहले हमारा माइंड खराब हुआ, हम किसी भी स्ट्रेस में आए या जो भी कुछ लाइफ में हुआ जिसके कारण आईबीएस, हमें स्टमक हमारा डिस्टर्ब हो गया। अब देखो होता क्या है बॉडी में, ये आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज एक पर्सन किसी भी कारण से स्ट्रेस में है, सपोज आप और मैं फोन पे बात कर रहे हैं और आपका मेरा कोई आर्गुमेंट हो गया, आपने मुझे बोल के गुस्से में कुछ फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, अब मुझे स्ट्रेस हो गया इस चीज का, अब मैं बैठ गई खाना खाने के लिए, मेरी बॉडी में स्ट्रेस चल रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर ना, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हम किसी भी चीज को लेके बहुत परेशान हैं, अब मेरी मोर देन 200 प्रोसेस आर वर्किंग इन आवर बॉडी। अब हमारा बॉडी पूरी माइंड हमारी पूरी एनर्जी को मेरे को हील करने में लगा देगा, क्योंकि मेरा दिमाग इस टाइम घूम चुका है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं परेशान हूँ या मैं स्ट्रेस में हूँ, और अब ऐसे में बैठ गई मैं खाना खाने। ठीक है, मेरे सामने मेरा लंच रखा हुआ है या डिनर रखा हुआ है, अब जैसी मैं एक ग्राई अपने मुंह में लूंगी, इंस्टेंटली क्या होगा मेरी बॉडी में? एक्चुअली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे गट में हमारे एक एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं ग्राइंडिंग एक्टिविटी। ठीक है, वो क्या करती है कि वो, हमने ये सुना है ना कि सिंपल सा काम हमने सुना हुआ है कि हमने खाना खाया, फूड पाइप से खाना अंदर गया, हमने च्यू किया, फूड पाइप से गया, हमारे स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद बाइल जूस बन गया, बाकी वेस्ट बाहर निकल गया। इसके अलावा बॉडी में बहुत कुछ होता है। जब साइंटिस्ट ने सर्च किया इसके ऊपर, तो उन्होंने अपने एक बार तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए कि अंदर क्या क्या है हमें नहीं पता, हमारे गट के अंदर इतना कुछ है। तो एक हमारी ग्राइंडिंग एक्टिविटी है। अब वो क्या होता है कि जैसे मैं एक भी ग्राई अपने मुंह में रखूंगी, इंटेक करूंगी, और अगर मैं उस टाइम पे स्ट्रेस में हूं, तो मेरा माइंड ये मानते हुए कि जो निधि अभी स्ट्रेस में है, अभी ये कुछ और काम नहीं कर सकती, वो बॉडी के सभी फंक्शंस को स्टॉप करवा देता है, क्योंकि वो सिग्नल जाएगा गट के पास कि अभी स्ट्रेस में है तो आप कुछ मत करो। तो जो मेरी ग्राइंडिंग एक्टिविटी है, वो खाने को ग्राइंड करती है, वो स्टॉप हो जाएगी उस मोमेंट पे। और मुझे क्या पता, मैं तो खाना खा रही हूँ, मैंने खाना खा लिया, अब मेरी ग्राइंडिंग एक्टिविटी स्टॉप है, लेकिन मैं खाना खा रही हूँ, मैं रात को सो भी गई खाना खाने के बाद, और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ मैं फिर से उसी स्ट्रेस में हूँ। अब मैं फिर से स्ट्रेस में हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मेरी ग्राइंडिंग एक्टिविटी फिर से स्टॉप है, क्योंकि मैं फिर से स्ट्रेस में आ गई, वो मैसेज चला गया उसके पास। अब मैंने फिर से ब्रेकफास्ट भी कर लिया और मेरी एक्टिविटी फिर से स्टॉप, यानी जो अंदर बॉडी के अंदर प्रोसेस है वो तो स्टॉप हुआ पड़ा है, और मैं आउटर वर्ल्ड में अपना लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में सब कुछ ले रही हूँ। तो मेरा डाइजेशन खराब होगा ना, क्योंकि बॉडी में तो कुछ भी काम नहीं हुआ, मेरे को दिख रहा है कि मैं खा रही हूँ, मैं स्ट्रेस में के खाया जा रही हूँ। अब मेरा वो सबसे पहले मेरा डाइजेशन खराब होगा, सबसे पहले प्रॉब्लम हमको यहाँ पे आती है। और तो हमें सबसे पहले अब प्रॉब्लम कैसे आती है, हमारे जो इंटेस्टाइन है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 हॉर्मोन्स बनाती है हमारी इंटेस्टाइन, 20 टाइप्स के हॉर्मोन्स को बनाती है, जिसमें हमारे सारे हॉर्मोन्स ऑलमोस्ट आ जाते हैं, और जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है वो उसको हमारे ब्लड में रिलीज कर देती है, और इनको हम कहते हैं ये एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो बनाती हैं ये। ठीक है, और इनका जो इन सेल्स का साइज पता है कितना होता है? अगर हम इन्हें खोल देंगे ना, तो एक बास्केटबॉल के कोर्ट के जितना बन जाती है ये। अच्छा, ये इतनी साइज में ऐसी होती है ये। और अब हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो गया, हम लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ अभी ठीक हुई नहीं, हम और चलते जा रहे हैं। तो अब जब हम स्ट्रेस में है, हमें 1970s तक ना ये माना जाता रहा कि हमारे पास एक बॉडी है और बॉडी को काम करना है, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास कुछ टूल हैं, हमारे पास सर्जरी के लिए कुछ टूल्स हैं, सर्जरी किट है, हम लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हम लोगों के अंदर स्टंट डाल देते हैं, कुछ इन्फेक्शन हो गया हमने उसको ठीक कर दिया, या कोई बॉडी का पार्ट्स खराब हो वो जोड़ दिया। तब तक हम ये थी, लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये सब ठीक, खाली इतना नहीं है हमारे अंदर, लोगों के पेन क्यों नहीं ठीक हो पा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स ठीक है बिल्कुल। कुछ लोगों को माइग्रेन है, कितने सालों से वो ठीक नहीं हो पा रहे, लोगों की बोन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको जॉइंट्स पेन क्यों हो रहा है, स्टमक में क्यों पेन चल रहा है। तो वहां से ये पाया गया जो रिसर्च में कि ये हमारा जो स्टमक है ना और हमारा माइंड, तो जो भी कुछ हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है रैपिडली, उन सबको ये अडॉप्ट करता है, हर चीज को। यही रीजन है कि हम स्ट्रेस में आते हैं, हमारा स्टमक खराब होता है सबसे पहले, क्योंकि हमारा माइंड और गट उन सबको फौरन अडेप्ट कर लेता है।
तो होता क्या है, हमारे माइंड, जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं, माइंड से मैसेज गट के पास जाता है कि ये पर्सन स्ट्रेस में है, और गट से ब्रेन के पास जाता है मैसेज, और इन दोनों के बीच एक लूप बना हुआ है जो माइंड टू बॉडी, बॉडी टू माइंड, यानी गट्स के थ्रू वो मैसेज जाते रहता है, जहाँ से वो लिंक चीज़ें होती रहती हैं। अब ये पर्सन स्ट्रेस में आ गया और अब ये चाहता है कि अब वो लाइफ में और आगे बढ़ रहा है, एक प्रॉब्लम से ठीक हुआ नहीं, लेकिन वो लाइफ में और आगे बढ़ते जा रहा है, उसका स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, या वो कभी ठीक होता है कि अब फिर से स्ट्रेस में आ जाता है। तो वो जब हम किसी भी काम को बार बार करते हैं तो हमारा माइंड और गट उसका हैबिचुअल हो जाता है। माइंड, अब माइंड को ये समझ में आया कि बार बार ये इंसान परेशान होता है तो ये इस तरह से रिएक्शन करता है, तो गट भी हमारा उसी तरह की फीलिंग हमारे लिए क्रिएट कर देता है। तो जैसे आपने एक बार बताया कि माइंड में अगर हमें प्रॉब्लम हुई है, हमें स्ट्रेस है, तो वो जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह बंद हो जाएगी। बंद हो गया। तो अगर ये हम रेगुलरली करते रहते हैं और स्ट्रेस बना रहता है तो क्या ग्राइंडिंग प्रोसेस कभी ऑन ही नहीं होती? नहीं, ग्राइंड जब हम थोड़ा कभी तो हम खुश होंगे शायद थोड़ा से, बहुत, हाँ। तो तब हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस काम करेगा, अदरवाइज वो जिस तरह से थोड़ा बहुत कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, उसका इम्पैक्ट हमारे डाइजेशन पे आएगा। तो क्या गट को सिग्नल नहीं जाता कि ये तो ऐसा ही रहता है इंसान, तो हम गट को ग्राइंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए? नहीं, ऐसा सिग्नल नहीं जाता, क्योंकि हम वो सिग्नल दे ही नहीं रहे ना, हमें तो पता नहीं ग्राइंडिंग एक्टिविटी का, हमें क्या मालूम। अब होता क्या है कि हमारे गट में ट्रिलियन सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स हमारे गट के अंदर है, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। हमारी जो इंटेस्टाइन है एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे हॉर्मोन्स का। अब क्या होता है कि ना, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, अभी तक हमने माइंड की बात करते थे, तो जो हमारी गट सेल्स हैं, गट बैक्टीरियाज हैं, जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। जो हमारे गट में बैक्टीरिया इनको हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा, ठीक है ना, और इनके अंदर स्मॉल सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोबायोम, ये मर जाती हैं। मतलब जो गुड बैक्टीरिया हैं, गुड हाँ, सेल्स हैं, वो मर गई, ये केवल बैड वाले बचे। यस, ये कैसे मरती हैं? जब इनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, हम हमेशा गुस्से में हैं, इरिटेट होते रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान रहते हैं, रीजन चाहे कुछ भी हो, वो हमें उससे मतलब नहीं है, तो हमारे ये बैक्टीरियाज मर जाती हैं, गुड सेल्स जो हैं, ठीक है। अब जब गुड सेल्स मर गई स्टमक में से, तो बैड सेल्स बची, क्योंकि हमारे पास बैड सेल्स भी हैं। और ये सेल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं कि अगर सेल अब ये गुड सेल कौन सी थी हमारे लिए, कि अगर किसी इंसान के पास कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इन्फेक्शन आ गया बॉडी में, तो हमारी सेल क्या करती हैं, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती हैं उसको मारने के लिए। और यही नहीं, मार के हमें तो ठीक कर देंगी, एंटीबॉडीज को बना के अपने पास सेव रखती हैं कि फ्यूचर में कभी भी ये इन्फेक्शन दोबारा आएगा तो फिर से वो उसके अगेंस्ट उससे फाइट करके उसको मार देंगी। और यही नहीं, वो इस मेमोरी को हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर भी पास ऑन कर देती है। ओके, इसलिए अगर जैसे पिछली जनरेशन कोई डिसीज होती है, लाइक कोई डाइजेशन भी प्रॉब्लम है, तो आगे वाली जनरेशन में वो पास ऑन होती है। ये, हाँ, वो यही कारण है कि पास ऑन हो जाती है। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है कि अब हमारे जीन्स को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर ने ये रिसर्च किया है अब की, साइंटिस्ट ने, कि जो हमारे जीन्स हैं वो ब्लैंक पेपर की तरह हैं। आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू, अपनी फीलिंग्स के थ्रू अपनी जीन्स को चेंज कर सकते हो जब मर्जी। तो अब यही चीज़ हम अपने IBS के अंदर हम यूज़ करते हैं लोगों को। मैं ये बताती हूँ हमेशा, अब उनकी गट सेल डेड हो चुकी है, गट बैक्टीरियाज, अब वो क्या करेंगे? अब देखो, मैंने कहा ना ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कितनी सब मर चुकी हैं, लेकिन एक गुड न्यूज़ क्या है कि हमारी गट सेल्स का एक नेचर है, ये मर तो जाती हैं, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हम इनको रीजनरेट करें, तो ये अपनी पॉपुलेशन को बड़ी स्पीड से रीजनरेट भी कर लेती हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी इंसान को 10 साल से IBS है, अब उसकी गट सेल तो खत्म हो चुकी सारी, अब उसको रीजनरेट करना है, तो क्या वो फिर से 10 साल लगाएगा? ऐसा नहीं है, विद इन मंथ और 2 मंथ, टोटल 3 मंथ में वो अपनी गट सेल को रीजनरेट कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है, और हेल्दी गट सेल को। और आपको मैं एक बात बताती हूँ बहुत अच्छी, आपको पता है US में ना एक ट्रांसप्लांट होता है। हमने अब तक लीवर ट्रांसप्लांट सुना है, या किडनी का ट्रांसप्लांट, ये सब चीज़ें सुनी, हमने हेयर ट्रांसप्लांट भी सुने हमने। आपने कभी सुना है स्टूल ट्रांसप्लांट, यानी कि पॉटी का ट्रांसप्लांट? सोचिए आप, US में क्या होता है, जब गट के ऊपर काम किया गया तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो लोग बहुत हेल्दी हैं, उनके स्टूल को, उनकी पॉटी को, जिन लोगों के गट में कोई बैक्टीरिया बिल्कुल मर चुके हैं जिनके, उसमें ट्रांसफर किया गया, ताकि उनके अंदर भी अच्छे बैक्टीरियाज ग्रो कर सके, और वहाँ से उनकी हेल्थ में, उनके IBS में इंप्रूवमेंट देखा गया वहाँ से। तो ऐसे हमारा
हमारा गट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। तो जब आईबीएस आ गया, आपकी गट सेल डेड हो चुकी, अब आपको थोड़ा सा तो डाइट पे फॉलो करना पड़ेगा अपने, लेकिन आपको साथ साथ काम अपने माइंड के ऊपर ज्यादा करना है, क्योंकि बीमारी माइंड से शुरू हुई थी ये। अगर इसके आने का कारण है तो जाने का भी कारण है। अब जब आप अपने माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे तो यहाँ से आपको आईबीएस में रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। अब वो काम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो इंसान को थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है। नंबर 1, जिसे हम कहते हैं मी टाइम। और मी टाइम के अंदर ये वो मी टाइम है कि इसमें हमारे पास फोन नहीं होना चाहिए। अगर हमें फोन चाहिए, फोन उस पर लेके बैठेंगे, वो मी टाइम नहीं है। यानी कि जब भी आप, जिन लोगों को आईबीएस है वो क्या क्या कर सकते हैं अपने लिए, सबसे पहले मी टाइम निकालेंगे जिसमें वो थोड़ा सा जिमिंग हो गया, योगा हो गया, या माइंडफुलनेस मेडिटेशन, क्योंकि उनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। फीलिंग्स तो यहाँ आ रही हैं गट में, लेकिन माइंड खराब हो चुका है उनको। तो उनको थोड़ा सा करना है मेडिटेशन, थोड़ा सा वो ध्यान करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, जो उनके लिए एक रामबाण औषधि है, वो है डीप ब्रीथिंग। आपने यूट्यूब पे हम सब सुनते हैं कि डीप ब्रीथिंग करना चाहिए और इससे हमारा जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, हम भी जानते हैं ना। पर एक्चुअली में होता क्या है, हमारे माइंड में यहाँ बादाम के साइज के 2 सेंसर लगे होते हैं। ओके, अब ये जो सेंसर है, इसका नाम है, इस ग्लैंड का नाम है एमिगडाला। ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। जितने भी हमारे इमोशंस हैं, हैप्पीनेस के हों और सैडनेस के हों, ये ग्लैंड उनकी रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर कोई भी पर्सन डीप ब्रीदिंग करता है तो ये ग्लैंड क्या मानती है कि अगर किसी इंसान को डीप ब्रीदिंग आ रही है, लंबी गहरी सांसें आ रही हैं, इट मीन्स ही और शी इज अ हेल्दी पर्सन। अब अगर आईबीएस का कोई भी पर्सन लंबी गहरी सांसें लेता है, देखिए मुझे ऐसे, इस तरह से, तो उसकी एमिगडाला ग्लैंड को एक मैसेज जाएगा कि जो ये पर्सन है, इसको लंबी गहरी सांसें आ रही हैं, इसका मतलब ये ठीक है। क्योंकि जब जब आईबीएस में वो पर्सन है, वहाँ पे उनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा बनती है, हमेशा पीक पे रहती है उनकी, उनको वॉमिटिंग हमेशा फील होती रहती है। तो उस वहाँ से उसकी एंजाइटी बैलेंस होना शुरू होगी, उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रिक्वेंसी कम होने स्टार्ट हो जाएगी जब जब उसको आईबीएस होगा। तो नंबर 1, पहले मैंने बताया मी टाइम निकालिए और उसके बाद डीप ब्रीदिंग अपने लिए कीजिए, और एटलीस्ट 20 मिनट्स तो डीप ब्रीदिंग करनी ही करनी है। ताकि अब क्यों करनी 20 मिनट्स, वो भी हम देखो, हर चीज़ का एक साइंटिफिक एक लॉजिक है। जब मैं कहती हूँ कि 20% डीप ब्रीदिंग करनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20% डीप ब्रीदिंग से मतलब कि अब आप रोज डीप ब्रीदिंग कर रहे हो और रोज आपको लंबी गहरी सांसें आती हैं, तो आपके माइंड के पास एक मैसेज चला गया कि ये ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ टाइम्स को रिपीट किया, तो हमारी एमिगडाला ग्लैंड पे इसके लिए प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसको कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब उसको रोज रोज ये पैटर्न मिल रहा है, तो एंजाइटी धीरे 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 कम कर देगी वो, यहाँ से उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आईबीएस में लोगों के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि वो रात को सो रहे हैं, अचानक सोते सोते उनकी आँख खुल जाती है और उनको ब्लोटिंग, गैस, ये लगता है कि कहीं कुछ हो रहा है बॉडी में। वो क्यों होता है? क्योंकि हम तो सो जाते हैं, लेकिन जो हमारा माइंड और बॉडी वो तो 24/7 काम करता है। अब यही चीज़ उनके साथ हो रही है, वो तो सो गए, लेकिन जो आईबीएस का केमिकल बॉडी में घूम रहा है, एंजाइटी का केमिकल जो बॉडी में घूम रहा है, वो 24/7 काम करता है कि ये पर्सन सो कैसे गया, ये तो हमेशा ब्लोटिंग में रहता है, हमेशा परेशान रहता है, ये सो कैसे रहे, सब कुछ ठीक तो है ना। अब वो ये सर्च करने के लिए वो केमिकल पूरी बॉडी में रोटेट करता है आपकी, दिन हो रात हो, वो आपको पता है, उसको नहीं पता। अब उसने रात को अगर बॉडी में रोटेट कर लिया तो आपकी रात को नींद खुल जाती है और आप परेशान हो जाते हो। तो जब जब ऐसा लोगों के साथ होता है, वहां पे उनको इंस्टेंटली वो उठे, थोड़ा सा पानी पिए और डीप ब्रीदिंग करें। तो डीप ब्रीदिंग क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे करनी चाहिए, या मी टाइम निकाल के हम पूरे दिन में इसको शामिल कर लें अपने रूटीन आप इसको रूटीन में शामिल, मैं तो कहती हूँ 20 मिनट्स आप इसको दिन में 2 टाइम्स कीजिएगा, 20 मिनट्स के लिए। तो लोगों को जिनको आईबीएस है बहुत रिलीफ मिलेगा, उनके लिए एक रामबाण औषधि है ये आप किया आपने, तो आपके माइंड के पास मैसेज चला गया और आपकी इंटेंसिटी कम हो गई, आपको यहाँ से आराम आना शुरू होता है। इसके बाद बात आती है डाइट की। अब डाइट सबको पता है कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो लेकिन आईबीएस में लोग, बहुत बार लोगों को नहीं पता, वो थोड़ा सा भी अच्छा महसूस करते हैं तो वो अच्छे से खाना खा लेते हैं। और अब मेरे क्लाइंट कहते हैं मैम कल ना मैंने एक गुलाब जामुन खा लिया था, तो उसके बाद से मुझे घबराहट हो रही है, मुझे फिर से ब्लोटिंग हो रही है। वो सिर्फ एक गुलाब जामुन था। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि ना देखो हमारी आईबीएस में ना हमारे जो इंटेस्टाइन है बहुत सेंसिटिव हो चुकी है, वो उनके अंदर वो पावर नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो स्ट्रेस के कारण इतना सेंसिटिव, उनकी मूवमेंट अच्छे से काम फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, खाना कैसे खाना है इन लोगों को, खाना इनको सिर्फ इतना खाना है कि उनकी भूख खत्म, यानी खाना खा लिया कि हाँ बस मेरी भूख मिट गई, पेट कभी भी नहीं भरना, मतलब थोड़ा खाली रहना ही है हमेशा। हमेशा थोड़ा खाली छोड़ना है अपने पेट ठीक को। है। और कितना खाली छोड़ना है कि अगर आपको सपोज आपको इतनी भूख है ना, तो आप उसको इतना खाएंगे सिर्फ कि आपको आधा के अराउंड। आधे से भी आधा आप खाएं। आप उसको फिर चाहे दिन में 10 टाइम्स आप खाएं या 4 टाइम्स आप खाएं, 5 टाइम्स आप खाएं, लेकिन आपको सिर्फ इतना खाना है कि जब भूख लगे तब खाओ। एक तो बिना भूख के तो खाना ही नहीं है। एक बार ब्लोटिंग वाले में ये प्रॉब्लम होती है कि पता ही नहीं चलता भूख लगी, क्योंकि पेट हमेशा फूला रहता है। हाँ और जब लेटता है कोई इंसान तब रियलाइज होता है कि भूख लगी। हाँ जी, तो यहाँ पे इसलिए तो जो भी उनके पेरिफेरी में फूड अवेलेबल है उनको वो खाना है। सिट्रिक चीजें जो एसिड वाली चीजें होती हैं बस वो नहीं खानी उनको। बाकी जितना रॉ फूड वो खा सकते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो, जैसे कि सैलेड है, फ्रूट्स है, जूसेस हैं, या दाल का पानी है, जो वो इस तरह की चीजें खाते हैं, बहुत लाइट फूड, जो स्प्राउट्स हैं, जो खाया और डाइजेस्ट हो गया, तो उनकी इंटेंशन को यहाँ से रिलीफ मिलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ खाना इतना खाओ कि कभी हम भूख बहुत तेज लगी होती है तो हम सोचते हैं चलो जो कुछ सामने आ गया थोड़ा सा ये खा लेते हैं, थोड़ी भूख मेरी शांत हो जाए, कि बस आपकी भूख शांत हो गई। और जब आप इसको रेगुलर करोगे, आपने 3 मंथ आपने इस पैटर्न को किया, और इस 3 मंथ में बीच बीच में आप कभी कभी 1-2 बार खाना खा लो पूरा। अब होगा क्या, यहाँ पे जब वो बीच में एक बार खाना खाएगा उसका खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इतने दिनों से उसने कम कम खाया तो उसकी इंटेस्टाइन को रिलीफ मिल गया। अब वो पर्सन सोचता है कि मैं रेगुलर इसे करूं, अभी वो नहीं करना आपको। तो आपने क्या करना है, 15 डेज तक एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। 15 डेज तक आप लोग सिर्फ इतना खाएं कि आपकी भूख शांत हो गई, फिर एक दिन अच्छे से खाना खा लें और चेक करें अपने आप को कि आज मैंने अच्छे से खाना खाया तो खाना मुझे डाइजेस्ट हो रहा है। जब आपको लगे कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया आज, क्योंकि उस दिन हो जाएगा आपका, और 2-3 दिन भी होगा, तो आप समझ जाओ कि आपको आराम आना शुरू हो चुका है, तो यहीं पे स्टॉप कर दो। आपको ये नहीं करना कि इसको रेगुलर आप करते जाएं, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया, आप कितने टाइम से प्रॉब्लम में थे, तो आपको फिर से धीरे धीरे अपनी डाइट को इंक्रीज करना है। कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना। और जब आप 5-6 महीने इस पैटर्न को फॉलो करते हैं ना, तब तक आपका गट रीसेट हो चुका होता है। तो फास्टिंग भी इसमें काम आ सकती है कि जैसे कोई अगर नहीं खाली पेट होता है? भूख, देखो कुछ लोग ना बहुत अननेसेसरी फास्टिंग करते हैं, हमारी गट वॉल में होल हो जाता है, उसमें ना उसकी वॉल, गट के अंदर वॉल होती है, और हमारे अंदर कहते हैं ना, कभी आपने सुना है मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही, पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो चूहे नहीं होते, वो हमारा भूख वाला केमिकल है जो पूरी हमारे, जब उसे भूख लगती है, कहते हैं ना पेट में कुछ हो रहा है, हाँ। तो वो उस टाइम खाना चाहिए बॉडी को, और जब भूख हमें खाना नहीं देते सेल्स को ही खाने लगता तो हमारी बॉडी की सेल्स को, हमारी गट की वॉल को ही खाना शुरू कर देता है। तो वहां से हमारी वॉल्स में होल हो जाते हैं जिन्हें, और अब वो कभी ठीक नहीं हो पाते, उन्हें हमेशा एसिडिटी रहेगी, हमेशा खाती पेट में जलन उनको हो जाएगी। तो यहाँ पे भूखे नहीं रहना आपको बिल्कुल भी, जब भूख लगे आपको तब खाना है, और हमेशा भूख से कम खाना है। तो जैसे ब्लोटिंग वाले केसेस में तो भूख का रियलाइज नहीं होता, तब क्या करना चाहिए? नहीं देखो, खाना वो तब भी खाते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि वो भूखे रहते हैं, ऐसे में वो क्या करें, वो फ्रूट्स पे या सैलेड पे आ जाएं, कि उनको उससे उनके ब्लोटिंग में उनको रिलीफ मिलेगा। सैलेड में आ जाएंगे, जूसेस पे आ जाएंगे, लिक्विड पे आएंगे, और धीरे धीरे करके दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ों पे वो आ जाए, तो ये उनको थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने कहा, तो यहाँ से उनका डाइजेशन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे स्टमक का काम, बाकी काम हमें माइंड के ऊपर करना है। यहाँ पे उनको अपने माइंड को, क्योंकि इसमें एंजाइटी बहुत बनती है, देखो एंजाइटी बनती है, आपके पास बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपका माइंड के पैटर्न प्रोग्रामिंग पूरी तरह से खराब हो जाती है। यहाँ पे आपको करनी पड़ती है फिर माइंड प्रोग्रामिंग सबसे पहले तो। अब इसके बाद आपको अपना एनवायरनमेंट भी देखना है, क्योंकि मैंने कहा हमारी गट सेल हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम करती है। मेरा एक क्लाइंट था, देखिए वो अपने घर में रहता है, उसे आईबीएस है, अच्छा कितने 15 सालों से आईबीएस है, ठीक है। अब उसका क्या है, देखो कि ना 15 सालों से आईबीएस, अब एक दिन अचानक से उसे कहीं बाहर जाना पड़ गया, वो यहाँ से गया थाईलैंड घूमने के लिए, ठीक है। अब उसको सिर्फ ये पता है कि वो थाईलैंड जा रहा है, और वहाँ जाते वो 10 डेज वहाँ रहा, एंड वहाँ पे उसने बहुत कुछ खाया, नॉनवेज भी खाया, और वो अपनी मेडिसिन को भी साथ में रख के गया था कि अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ गई तो। लेकिन वहाँ जाके उसे याद ही नहीं आया कि उसको आईबीएस भी है, और जैसे ही वो इंडिया में आया
उसको याद आ गया, फिर से अपने घर में है, वो सेम एनवायरनमेंट के अंदर आ गया, उसको आईबीएस फिर से ट्रिगर कर गया। तो मतलब एनवायरनमेंट का चेंज करना भी आईबीएस में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बहुत आपको, हाँ बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे अपने माइंड को प्रोग्राम करें, अपने माइंड को वो इतना बड़ा बनाएं और अपना पर्पस क्लियर रखें कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो वो एनवायरनमेंट भी उनके लिए कुछ नहीं कर, तो वो एनवायरनमेंट कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा उनका फिर। तो अपने माइंड को अगर वो इतना स्ट्रांग बना सकते हैं तो, और यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग उनके लिए काम आती है। तो कोई टेक्निक बताएं जो जल्दी से कोई ऑडियंस, अगर कोई ऑडियंस को भी आईबीएस है तो कोई आप टेक्निक बताएं 1-2 मिनट की जो वो कर सकें और उसमें रिलीफ मिलने। हाँ देखिए, मैं आपको अभी तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई यहाँ पे जो उनको करनी है। इसके अलावा माइंड को प्रोग्राम करने के लिए अगर वो कर सकते हैं तो देखिए, इसको, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इसका नाम है एज इफ टेक्निक। इसमें एक्चुअली कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ मानना है, फेक इट टिल यू मेक इट। क्योंकि माइंड को नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। और आपको बताती हूँ, ये यूएस में एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं हुई है जिनका नाम है एमी कर्डी। तो उन्होंने कुछ अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये टेस्ट किया, और जब इसको टेस्ट, जो बताऊंगी मैं भी आपको, जब इसको टेस्ट किया गया तो उसमें क्या पाया गया कि जब 2-2 मिनट के लिए उनको अपने क्लाइंट्स को उन्होंने करवाया, तो उनकी बॉडी में जो कोर्टिसोल, हमारा स्ट्रेस केमिकल है, वो 10% डिक्रीज हो गया, कम हो गया। उनके टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल था वो 86% बढ़ गया, और उनका जो उनका स्ट्रेस लेवल था, स्ट्रेस को हैंडल करने की जो उनकी उनकी क्षमता थी, वो भी इंक्रीज हो गई उससे। तो ये टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे मैं आपके एक बार आपके संग करवाऊंगी भी, मैं उसको पहले आपको शेयर करती हूँ। इसमें क्या है कि आप, इसको हम कहते हैं एज इफ टेक्निक। इसमें कुछ करना नहीं होता, आपको आराम से बैठना होता है या खड़े होना है। अपनी स्पाइन को, अपने इसमें 4 चीज़ें हैं बस, कि आपको अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना है। नंबर 3, आपका खुद का नाम क्या है। और नंबर 4, जो अपने लिए आप चाहते हो। ये 4 चीज़ें हम इसमें करेंगे। एक बार मैं आपके साथ इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक आईबीएस के एज ए पर्सन के लिए करती हूँ, ठीक है ना। जस्ट क्लोज योर आइज एंड पुट योर स्पाइन स्ट्रेट। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। वन मोर। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट एंड रिलैक्स। और अब अपने इंटरनल वर्ल्ड में अपना नाम ले। माई नेम इज अभय, मेरा नाम अभय है। और मानो, सिर्फ मानना है आपको, कोई भी लॉजिक यहाँ आपको यूज नहीं करना। मानो एज इफ आई एम हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट। नंबर ऑफ टाइम आप इसको बोलना शुरू करेंगे अपने मन ही मन, एज इफ आई एम हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट। आई एम हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट। और अब जब मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, एनर्जेटिक हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, तो आपके लिए हेल्थ के पैरामीटर्स क्या हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको आईबीएस है, मेरा स्टमक, अब आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में ये बोलना शुरू करेंगे, मेरा स्टमक या मेरा डाइजेशन एकदम परफेक्ट है। मेरा माइंड और मेरा गट पूरी तरह से हेल्दी है। मेरा माइंड और मेरा गट पूरी तरह से हेल्दी है। और मानो कि ये सच है, मैं जो भी कुछ खाता हूँ मुझे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। मैं जो भी कुछ खाता हूँ मुझे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अपने इस कमांड को नंबर ऑफ टाइम अपने माइंड को देना है। और अब नाउ फील, आप कुछ भी खाते हो जो आपको डाइजेस्ट हो रहा है, आपका माइंड और आपका गट पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और हेल्दी है। आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो जब आपने अपना एक मील लिया और वो मील बहुत अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो गया। आपकी फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे आप अपने पास्ट की कोई फीलिंग्स को भी यूज कर सकते हो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। आप बहुत रिलैक्स हो, आपको एक अच्छी सेंसेशन अपने बॉडी में से, अपने स्टमक से आपको फील हो रही है। आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो, आप खुश हो, आपका फोकस अपने आ रहा है। जब खुश हो, आपका फोकस अपने काम पे जा रहा है, अपने, आपका माइंड बहुत रिलैक्स है। आप कितने ऐसे पेंडिंग काम थे जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप उन सबको कर पा रहे हो। और इन फीलिंग्स को फील करेंगे अपने स्टमक में, अपनी चेस्ट में, अपनी फेशियल मसल्स में। जब आप रिलैक्स हो, आपका फेस कैसे ग्लो कर रहा है, ग्लोइंग फेस, स्पार्कलिंग आईज।
आप किस तरह से अपने फैमिली मेंबर्स को या किसी को बता रहे हो, आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इन फीलिंग्स को फील करेंगे फॉर 2 मिनट्स ओनली। इन फीलिंग्स को और इन पिक्चर्स को क्रिएट करेंगे अपने माइंड में। अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे जो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, एनर्जेटिक है। अपने इन पिक्चर्स को अपने माइंड में लॉक करेंगे बिकॉज वी हैव पिक्चर माइंड ओनली। और ये आपकी लाइफ की वो सुपर डुपर हिट इमेजेस हैं जो आपको लाइफ में हमेशा हिट रखेंगी। और इन फीलिंग्स को, इन ब्यूटीफुल फीलिंग्स को अपने मसल्स में लॉक करेंगे। हमारी सभी फीलिंग्स हमारी मसल्स में होती हैं। ये फीलिंग्स आपको लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंस देंगी। फ्यूचर में जब भी कभी आप इन फीलिंग्स को महसूस करेंगे, हमेशा एक कॉन्फिडेंस का अनुभव आप करेंगे। इनको अपनी बॉडी में लॉक करते हुए हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं। अपना थैंक्स करें, ईश्वर का थैंक्स करें और प्यार से अपनी आंखें खोलें। जी, तो इस एक्सरसाइज को अगर कोई भी, जिसको भी आईबीएस है या एंजाइटी भी बनती है, सिर्फ दिन में 3 टाइम करता है 2-2 मिनट के लिए, कितना हो गया टोटल? 6 मिनट हो गया। और विथ फीलिंग्स, जब स्टार्टिंग में करेंगे तो फीलिंग्स नहीं आएंगी क्योंकि इतने टाइम से वो आईबीएस के पैटर्न की बॉडी में फिक्स है। जब आप इसको 2-3 डेज करेंगे तो आपको बस फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और पिक्चर्स अपने माइंड में क्रिएट करनी है। आपको पिक्चर्स, इमेजेस बनानी है, पिक्चर्स भी नहीं आती लोगों के पास। तो जितना आपकी पिक्चर्स बहुत क्लियर बनेंगी, जितना आप इन फीलिंग्स को आप फील करेंगे, आप और इन प्रिकॉशंस को आप लेंगे, आप देखेंगे इसमें लोगों को आईबीएस में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा आप चाहें तो लोग अपने लिए कोई थेरेपिस्ट को भी हायर कर सकते हैं अपने माइंड को प्रोग्राम करवाने के लिए। तो ये टेक्निक तो काफ़ी हेल्पफुल हो गई। जी। मुझे अभी थोड़ा सा कुछ फील हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो फील हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है पेट के अंदर। तो धीरे धीरे आई होप अगर कोई इसको प्रैक्टिस करेगा तो वो सही हो सकता है। 100। तो मैम जैसे भी हमने आईबीएस की बात कर ली, तो अब थोड़ी आपसे केसेस जानना चाहेंगे कि जैसे आईबीएस को लेकर हमने काफ़ी बात हो गई, तो जैसे माइंड प्रोग्रामिंग की किसी ने, तो ये और कौन कौन से केसेस में हेल्प हो सकती है? आपके पास कोई केसेस आए हो जिन्होंने माइंड प्रोग्रामिंग की और उनकी और चीज़ें भी ठीक हो गई? देखिए, अब ये क्या होता है कि ना, जब आपकी लाइफ में एक चीज खराब होती है तो 10 चीजें साथ साथ खराब होती है हो तो पॉसिबल है ना। जिसको मैंने बताया आपको कि अगर आईबीएस है, आईबीएस ऐसे नहीं आया कि अचानक से आप किसी को भी आईबीएस हो गया। पहले उसको एंजाइटी बनी है, उससे पहले उसको बहुत स्ट्रेस रहा है, वो लंबे टाइम तक वो स्ट्रेस में रहा है, जहाँ से एंजाइटी आ गई और उस पर्सन ने अपनी एंजाइटी कंट्रोल नहीं करी, नहीं समझ में आया, चाहे मेडिसिन भी ली, रूट कॉज वहीं का वहीं रहा, प्रॉब्लम्स बढ़ते चलेगी, एंजाइटी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गई, डिप्रेशन से फिर आईबीएस क्रिएट्स ट्रिगर हो गया। आईबीएस है, ओसीडी है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, सब चीज़ें साथ में चलती हैं। ये गैसेस यहाँ पे उनको बनती है। और इसके अलावा एक और डिसीज यहाँ आती है, एगारोफोबिया, कि जिनको आईबीएस है वो लोग ना घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि हम बस एक रूम में आराम से बैठे रहें चुपके, जिससे हम कहते हैं एगारोफोबिया, कि वो बेड से नीचे भी नहीं जाता अपने। तो अब जब एक चीज ठीक होगी तो 10 चीजें अपने आप ठीक होनी शुरू होती हैं। एक केस मैं आपके साथ कुछ केसेस शेयर करती हूँ। एक मेरी क्लाइंट थी चंडीगढ़ से और अभी वो स्टूडेंट है, कुछ अपना यूपीएससी की तैयारी कर रही है, आईएएस ऑफिसर की शायद से। तो अब उसको प्रॉब्लम, उसको घर का एनवायरनमेंट कुछ शुरू से ही खराब था जिस कारण उसको आईबीएस था। और अभी वो 33 ईयर्स की है और आईबीएस 8 साल से उसको आईबीएस है, पिछले 8 साल से। और अब प्रॉब्लम क्या है उसको कि कैसे उसका आईबीएस, हर बात में उसका आईबीएस ट्रिगर होता है, हर बात में उसको एंजाइटी बनती है। उसके पास, उसको ये मालूम चला कि मेरे एग्जाम है, एग्जाम की डेट, अगस्त में उसके एग्जाम होने थे और जुलाई में उसके पास, जुलाई एंड में उसका रोल नंबर घर पे आ गया। और जैसे ही घर पे उसका रोल नंबर आया, उसका आईबीएस इंस्टेंटली ट्रिगर हो गया। वो ट्रिगर हो गया और वो पैनिक में आ गई अब वो, कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकती। और नॉन स्टॉप उसको ब्लोटिंग हो रही है, गैस, एसिडिटी, सब चीज़ें एक साथ उसको स्टार्टिंग हो गई। अब यहाँ पे वो मेडिसिन लेती थी, मेडिसिन काम नहीं कर रही उसके लिए। तो यहाँ पे रोल होता है माइंड की प्रोग्रामिंग का। अब देखो वो ये बिहेव क्यों कर रही है। इतने सालों से वो कहती है मैं आईबीएस के अंदर मैम मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ, और मुझे अगर फ्रेश होना है तो मुझे एक कुछ लिक्विड, एक मेडिसिन है, उसको मुझे वो लेनी पड़ती है, फिर मैं फ्रेश होती हूँ। ठीक है। और अब वो मेडिसिन काम है, वो लिक्विड मेडिसिन भी काम नहीं कर रही है उसके लिए। अब माइंड प्रोग्रामिंग यहाँ पे हुआ क्या, उसका माइंड प्रोग्राम है किसी चीज़ के लिए
देखो हमारे पास न्यूरोसाइकी है, हमारे ब्रेन को, न्यूरॉन्स को इनकी एक न्यूरोसाइकी, एक मैप होता है इनका। अगर कोई पर्सन किसी भी काम को रोज करता है, सपोज मैं अपने घर से रोज यहाँ आ रही हूँ, अब यहाँ का रास्ता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, अब मेरे माइंड में ये मैप फिक्स हो गया, अब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कॉन्शियस में नहीं रहते, ऐसे ड्राइव अपने आप चले जाते हैं। है ना। हाँ, तो अब अगर मैं कभी यहाँ आ रही हूँ और अगर एक भी मैंने यू टर्न ले लिया, तो मेरा माइंड मुझे फौरन सिग्नल देगा, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें तो यहाँ से ये टर्न लेना है, ये रॉन्ग टर्न है। अगर मैंने कोई भी रॉन्ग टर्न ले लिया तो माइंड मुझे बता देगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद वो पैटर्न फिक्स है। तो जब मैं कुछ भी अलग करूंगी, माइंड मुझे बोलेगा। अब ये लड़की ये मानती है कि मुझे ये प्रॉब्लम तो है, अब वो कहती है कि आज मैं इसको चेंज करती हूँ। अब आज वो सोचती है कि अब से जब भी मेरे पास मेरा रोल नंबर आएगा या जो चीज़ें मुझे ट्रिगर करती है, मैं ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। चीज़ें सामने आई, इंस्टेंटली उसका माइंड उसे याद दिला देगा कि तुम्हें तो वो सब बिहेव करने हैं, तुम्हें तो घबराना है, बेचैनी दिखानी है, परेशान होना है। क्योंकि माइंड ये मानता है कि अगर किसी भी काम को एक पर्सन बार बार कर रहा है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोसाइकी। और वो उसे इंपॉर्टेंट समझ के हमें फौरन वो याद दिलाती है और फौरन हम याद करके उस काम को कर देते हैं, क्योंकि माइंड ये मानता है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ टाइम इसका अपोजिट कर दें, जब मैं बात करती हूँ रिप्रोग्रामिंग की, माइंड को हम ये, इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं देखिए, क्योंकि बहुत बड़े लोग अपने आप रिप्रोग्रामिंग माइंड को नहीं कर सकते। जब वो लोग इसके अगेंस्ट प्रोग्राम कर दें, वो प्रोग्राम जो वो चाहते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स को किया जाए, उसके लिए हम इमेजिनेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं, विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हैं, और बहुत बार यहाँ पे हिप्नोथेरेपी भी यूज़ की जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं यूज़ करके उनके माइंड को प्रोग्राम करती हूँ। यानी अब कुछ नया पैटर्न माइंड को देना है, और इतनी बार उसके माइंड को वो नया पैटर्न दिखाना है, पिक्चर्स की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, या फिर कमांड्स की फॉर्म में, या फीलिंग्स की फॉर्म में, कि उसको, उसकी जो न्यूरोसाइकी है वो उसको सच मान बैठे कि अब ये नया पैटर्न फिक्स है इसके पास। और जिस दिन उसकी न्यूरोसाइकी सच मान लेगी, पुराने पैटर्न अपने आप वहां से खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरह चीजें हमको ट्रिगर कर जाती हैं। तो IBS, OCD, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम है, और इन सबको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है बिल्कुल 100% हम इनको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करके, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके हम इनको ठीक कर सकते हैं 101%। तो अगर किसी को ये सब प्रॉब्लम है, तो वो उसे किसके पास जाना चाहिए? एक मेंटलिस्ट के पास या एक थेरेपिस्ट के पास, किसके पास नहीं, जाना देखिए चाहिए? मेंटलिस्ट के पास नहीं, मेंटलिस्ट तो एक अलग चीज़ होगी। वो आपके संग जो मेंटलिस्ट चीज़ें करते हैं वो बहुत बार फन के लिए होती हैं, गेम्स वगैरह के लिए होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थेरेपी चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए हमें, ओके। तो यहाँ पे उसको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। तो आप लोग कुछ मेडिकेशन भी देते हैं या फिर केवल ये माइंड प्रोग्रामिंग वगैरह ही कराते नहीं हैं? नहीं, क्योंकि ये इसमें कुछ मेडिकेशन तो ऑलरेडी ले रहे होते हैं लोग, और वो इतना मेडिकेशन कर चुके होते हैं कि अब वो प्रॉब्लम में अब मेडिसिन काम ही नहीं करती हैं। तो जो ट्रीटमेंट होता है जितने भी सबकॉन्शियस माइंड की, वो विदाउट मेडिसिन होते हैं। ओके। क्योंकि बीमारी आई आपके दिमाग से ना, दिमाग से आके फिर आपकी बॉडी में आ गई ना, ये तो उसके बाद ये फिजिकल डिसीज में कन्वर्ट हो गई। पहले तो माइंड से आई थी। तो आप कुछ भी कर लो, जब अपने माइंड को, माइंड देखो अबे हमारे पास ये वो सुपर पावर है हमारे पास ना, हमारे ब्रेन का, सबकॉन्शियस माइंड हमारा। हम कहते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने ना उसको तो किस्मत ही ऐसे लिख के दी है, सब कुछ उसके पास है। मैं ये कहती हूँ भगवान ने अगर उसकी किस्मत लिख के दी है, सब कुछ किसी पर्सन को दिया है, तो उसको भी सबकॉन्शियस माइंड दिया है। और शायद भगवान ने सोचा हो ये यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए सब कुछ उसको दे दिया। और कुछ लोगों को जिनको नहीं दिया, तो उनके पास ये सोचे कि ये इनके पास तो पता है कि पावर को यूज कैसे करना है सबकॉन्शियस माइंड की। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो पावर टूल है हमारे पास, वो सुपर टूल है जिसके थ्रू अपनी लाइफ को हम जब मर्जी बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं जब मर्जी, जो मर्जी हम इससे कर सकते हैं। आपने वो गाना सुना है ना कि तस्वीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, है ना, अपने पे भरोसा हो तो एक दाव लगा ले। तस्वीर में यहाँ पे क्यों वर्ड यूज कर रही हूँ, हमारा माइंड पिक्चर माइंड है। जो पिक्चर हमारे पास जितनी क्लोज होती है, जितना प्रोमिनेंट होती है, और जो पिक्चर आएगी उसकी फीलिंग्स भी आएंगी, उसी की फीलिंग्स हमारे पास आएंगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी के ऊपर काम करेगा, वो उसी को हमारे लिए अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, वो मैसेज वहां जाएगा। तो हम अपने सबकॉन्शियस की पावर को यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग कहते हैं मैम अगर मुझे 20 लाख चाहिए, क्या मुझे मिल जाएंगे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके? तो मेरा आंसर है यस। कैसे?
अगर कोई पर्सन अपने सबकॉन्शियस इस टॉपिक को हम यही छोड़ते हैं, अगर ऑडियंस डिमांड करेगी तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट टॉपिक पे करेंगे। हाँ ठीक है। तो चलिए, ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबी हो गई मैम, तो इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा और उसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझ में आ गई होगी, तो वो जरूर जो मैम ने टेक्निक बताई है वो यूज करेगा। और अगर आप लोग भी आईवीएस वगैरह से डील कर रहे हैं और आपको थेरेपी की जरूरत है तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर डाल देंगे। तो चलिए, इस पॉडकास्ट को यहीं करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अभय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।